ये आप सभी जानते हैं, बहुत शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार भारतवर्ष का सबसे पिछड़ा राज्य है। पिछले चुनाव में मैंने बिहार फर्स्ट की बात सुनी थी, कोई राजनीतिक दल ने इस बात को उठाया था। अभी भी बिहार को सुधारने की बात मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये सुधरेगा कैसे या बिहार आगे बढ़ेगा कैसे? तो इसके पास अभी तक जितने भी 76-77 वर्ष हो गए भारत को राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त किए हुए, परंतु कोई भी मूल समस्या जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, कोई भी मूल समस्या नहीं हल हुई है। तो इसीलिए हम लोग जो प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने ठाना है कि इन समस्याओं का स्थायी निदान लोगों को मिल सके। केवल नारेबाजी नहीं, केवल घोषणाएं नहीं, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने की चेष्टा। तो उसके लिए हम लोग के एक महान मार्गदर्शक श्री प्रभात रंजन सरकार ने, जो यही बिहार के ही जमालपुर में जिनका जन्म हुआ था, 1959 में उन्होंने एक प्रौढ़ विचारधारा दिया, जिसके अंतर्गत मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जितनी समस्याएं हैं उन सबों का सार्थक व्यवहारिक हल मौजूद है। लेकिन उसको लाने के लिए सबसे ज़बरदस्त ज़रूरत है राजनीतिक शक्ति की। ये राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया पार्टी की स्थापना की, जिसके हम सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और मेरा यही कहना है, अभी बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, आप लोगों से ज़्यादा सुनना चाहूँगा कि अभी राजनीति में जो दूसरे की बुराई, जो आज राजनीतिक संस्कृति चल रही है, इसमें एक नेता दूसरे नेता को खराब बोलता है, वो नेता इस नेता को खराब बोलता है। माने दूसरे की बुराई ही अपनी अच्छाई बनी हुई है, जो कभी नहीं हो सकती है। अपनी अच्छाई ही अच्छाई होगी। इसीलिए गिरावट का ग्राफ निरंतर गिरता ही जा रहा है, ये कम होने का कहीं नाम नहीं ले रहा है। और विभिन्न राजनीतिक दलों में गठबंधन, महागठबंधन, तरह तरह से किसी तरह से सत्ता हासिल किया जाए, इसका प्रयास हो रहा है। तो आज सत्ता की राजनीति जो है, इसको प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया पीबीआई सेवा की राजनीति में कन्वर्ट करना चाहता है। इसीलिए इसकी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, क्योंकि हम लोगों ने सभी पार्टियों को देखा है, हमने सभी मुख्य नेताओं को देखा है, लेकिन चेहरे बदल जाते हैं, पार्टियों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन धारा वैसी ही बहती रहती है, व्यवस्था वैसी ही चलती रहती है। तो इसको बदलने के लिए कुछ मुख्य बातें जो पीबीआई और उसकी विचारधारा प्राउड में जिसने मुख्य रूप से उसको टारगेट किया है, वो एक तो कि राजनीति को, राजनीति माने नीति परायण जो राज हो। लेकिन आप देखते हैं दुर्नीति परायण, एक पार्टी दूसरे पार्टी को गलत कह रही है, एक नेता दूसरे नेता को गलत कह रहा है, और इसका कोई अंत नहीं है। और इसी तरह की बातें ज़्यादातर हम अखबारों में भी पाते हैं, उनके वक्तव्यों में पाते हैं। तो इसीलिए पीबीआई जिस वक्त भी शासन में आए, या जो भी इसका नेता, विधायक या एमपी बनेगा, उसकी एक पहली मांग या पहला कदम हमारा यही होगा कि राजनीति को केवल नैतिकवानों के लिए सुरक्षित, एक रिजर्व रहेगा पॉलिटिक्स फॉर दी मोरलिस्ट, जो नीतिवान हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि संस्कार देने वाली शिक्षा और समान शिक्षा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं हो, कोई छोटा जात, बड़ा जात, दलित, महादलित, अति दलित, कितनी तरह की इस तरह के भेदभाव हैं हमारे समाज में। तो सबको समान और संस्कार देने वाली शिक्षा दी जाए। संस्कार तो आज बिल्कुल ख़त्म है, और तरह तरह के अपराध करते हुए हम नेताओं को, उनके बच्चों को भी देखते हैं। तो इसीलिए संस्कार देने वाली निःशुल्क शिक्षा, उसी तरह निःशुल्क चिकित्सा
इसकी व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है। जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, जिन्होंने हवा, पानी, आकाश, भूगर्भ में जितने खनिज हैं, ये सब उन्होंने फ्री दिया है, किसी से उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया है। तो हम क्यों ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें आदमी दाने दाने को तरसे, अपने बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर सके, अपनी पत्नी के चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर सके। इससे शिक्षा और चिकित्सा एकदम फ्री, निःशुल्क ये प्राइवेट सरकार की व्यवस्था में होगी। और दूसरी चीज़ कि जो रोजगार है, ये 100% रोजगार की प्राइवेट घोषणा करता है कि इसकी व्यवस्था में 100% रोजगार होगा और क्रय सहित रोजगार होगा। अर्थात ये 25 दिन हुआ और पॉकेट खाली हो गया, अब 5 दिन उधार पैसा लेके काम चला रहे। सो नहीं, एक गरिमामय व्यक्तित्व जो महीने भर अपनी कमाई इतनी कर सके कि परिवार का भरण पोषण ठीक से हो। उसके साथ आप जानते हैं किसानों की इतनी समस्याएं हैं, जो सबको अन्न देता है उसी को खाने के लाले पड़े रहते हैं। तो इसीलिए कृषि के बारे में हम लोग की सोच है कि हर किसान को या किसानों को जो अपनी पैदावार है उसका मूल्य उन्हीं को तय करने दिया जाए। जिस तरह से एक उद्योगपति अपने साबुन का, तेल का या जितनी भी चीज़ें उस पर लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए किसान लड़ रहा है। बताइए ये मिनिमम क्यों लेगा? इसको भी पूरी लागत मिलनी चाहिए। इसीलिए किसानों को ये फ्रीडम देना होगा कि वे अपने फसल का दाम तय करें। और उसी तरह से बाढ़ की समस्या, देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पर जमुना नदी का जो फ्लड कंट्रोल ने ऐसी हालत कर दी है कि नाला की तरह हो गई है। फ्लड की तो बात ही कभी कभी हो जाती है, वो वहाँ की असावधानी कारण, नहीं तो नाले की तरह जमुना हो गई है वहाँ। तो यहाँ बिहार में क्यों नहीं किया जा सकता है? हर साल बाढ़ आती है, हर साल पुल टूटते हैं, रेल लाइनें टूटती हैं, और हर साल जो है सो बनाने में लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। और उसमें आप जानती हैं कि इस तरह की घूसखोरी और रिश्वतखोरी होती है। और अंत में यह शराबबंदी का हम समर्थन करते हैं। शराब या किसी भी तरह की नशा के निवारण के लिए हम हमेशा लगे रहेंगे। और जब तक ये इसमें दायित्व समाज का भी है और सरकार का भी है। केवल सरकार के कानून बनाने से चीज़ नहीं जा सकती है, इससे समाज को भी दायित्व लेना पड़ेगा। लोगों को इतना एजुकेट करना होगा जिससे कि लोग शराब के प्रति लोगों के अंदर अरुचि पैदा हो जाए। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप सभी भाइयों से, बहनों से, जो लोग प्रेस से आए हैं, पत्रकार भाई और बहन, वो लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और उनके मन में कोई दुविधा हो तो प्रश्न कर सकते हैं। तो क्या PTI इस चुनाव में उतर रही है बिहार में? हाँ, चुनाव में उतर रही है। क्या 243 विधानसभा पे या गठबंधन? नहीं, कोई गठबंधन नहीं, लेकिन प्रयास है कि 243 विधानसभा जो है वहाँ पर कैंडिडेट खड़े किए जाएँ। ये इस अब पटना से तो हैं हमारे महेंद्र बाबू, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी